बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स नोट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द कैंटरबरी टेल्स जनरल प्रोलॉग बाय जॉफ्री चौसर। तो इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जॉफ्री चौसर की बायोग्राफी और उनके वर्क से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। द कैंटरबरी टेल्स के जो ऑथर है वो कौन है? वो हैं जॉफ्री चौसर। ईयर्स रिटन यानी कि जिस साल ये लिखी गई 1387 से लेकर 1400। और ये क्या है? ये अनफिनिश वर्क है। वो किसका? जॉफ्री चौसर का, क्योंकि इस दौरान जो जॉफ्री चौसर है उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। उसके बाद देखिए जो ओरिजिनल लैंग्वेज है इस वर्क की वो है मिडिल इंग्लिश है, और ओरिजिनल टाइटल जो है वो है टेल्स ऑफ कैंटरबरी, और कंट्री जो है वो है इंग्लैंड, और जॉनर जो है वो है सेटायर। स्टोरीज जो है इसमें 24 है, और लाइन्स जो है वो है इसमें 17,000। उसके बाद है कि स्टोरी ऑफ 29 पिलग्रिम्स। ये स्टोरी है 29 पिलग्रिम्स की, जिसमें एक होस्ट है और एक नरेटर, और टोटल कितने हो जाते हैं? ये टोटल हो जाते हैं 31। जो होस्ट है वो क्या होना है? वो है हैरी बेले। और शॉर्टेस्ट टेल जो है वो है फिजिशियंस टेल। लॉन्गेस्ट टेल जो है वो है द नाइट्स टेल। उसके बाद है बेस्ट टेल जो है वो है द मिलर्स टेल। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द कैंटरबरी टेल्स टेकन फ्रॉम बोccaccio डिकैम्बरन। अब जहाँ पे है कि अब इन दोनों का ये जो चौसर है उसने क्या किया था? उसने यहाँ से इन वर्क से इसने इंस्पायर होके लिखा था अपना वर्क जो है द कैंटरबरी टेल्स। अब इनके वर्क्स के दरमियान हमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है कि डिकैम्बरन में जो है ये एक ग्रुप था। ये किसका ग्रुप था? ये था यंग एलीट क्लास का एक ग्रुप था, जो कि प्लेग से या ताव से बचने के लिए फ्लोरेंस से वो क्या करते हैं? वहाँ से निकलते हैं और वो दिल्ली इलाकों में सफ़र करते हैं, और वहाँ पे जाके वो बोरियत से बचने के लिए वो फिर एक दूसरे को मुनज़्ज़म अंदाज में कहानियाँ सुनाते हैं। अब जैसे ये जो कैंटरबरी टेल्स है इसमें क्या होता है? इसमें एलीट क्लास से लेकर लोअर क्लास तक सारे जो है पिलग्रिम्स होते हैं, यानी कि मिक्सचर होता है ये डिफरेंट क्लासेस का। और इसमें हमें क्या मिलती है? इसमें हमें इनके स्टोरीज में ये जो ग्रुप है इसमें हमें सोशल जो डाइवर्सिटी है वो देखने को मिलती है। जबकि ये जो वर्क है डिकैम्बरन, इसमें हमें सिर्फ एक ही ग्रुप देखने को मिलता है, जिसमें सारे के सारे क्या होते हैं? यंग एलीट क्लास होती है, जो कि एक दूसरे पे क्या करते हैं? एक दूसरे को किस्से सुनाते हैं। उसके बाद है कि इट इज़ वाइडली रिगार्डेड एज चौसर्स मैग्नम ओपस, कि इसको जो द कैंटरबरी टेल्स है इसको चौसर का क्या कहा जाता है? मैग्नम ओपस कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? कि अ ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट और लिटरेचर, यानी कि किसी ऑथर का जो बेस्ट वर्क होता है उसको हम मैग्नम ओपस कहते हैं। उसके बाद है कि चौसर डिसाइडेड टू राइट 120 स्टोरीज के। चौसर जो है उसने डिसाइड किया था कि वो क्या करेगा? वो 120 स्टोरीज लिखेगा। अब जैसे कि 29 प्ले ग्रुप्स और नैरेटर अगर हम काउंट करें तो टोटल कितने हो जाते हैं? 30 हो जाते हैं। होस्ट अगर होस्ट को शामिल करें तो टोटल हो जाते हैं 31। और जो स्टोरीज है वो किसने सुनानी थी? स्टोरीज सुनानी थी 29 पिलग्रिम्स और नैरेटर को साथ मिला के 30 बंदों ने जो है पिलग्रिम्स ने हमें स्टोरी सुनानी थी। उसमें है कि एवरी पिलग्रम 2 + 2 4, यानी कि हर पिलग्रम ने 2 जाते हुए और 2 वापसी पे स्टोरी सुनानी थी, यानी कि 4 स्टोरी सुनानी थी उन्होंने टोटल। अब अगर हम 30 पिलग्रिम्स को 4 स्टोरीज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कितनी हो जाती है? 120 स्टोरीज। और जो होस्ट है उसने क्या करना था? उसने सिर्फ ये फैसला करना था कि एट द एंड की किसकी स्टोरी जो है वो बेस्ट होगी। उसके बाद है कि टोन ऑफ द कैंटरबरी टेल्स जनरल प्रोलॉग। ये टोन क्या थी द कैंटरबरी टेल्स की? चौसर chooses a satirical tone is Canterbury Tales, especially in his description of characters in the Canterbury Tales general prologue. And Chaucer is poking fun at the representatives of medieval society through his hand-picked characters. अब जो चौसर है उसने क्या किया? उसने सेटारिकल टोन यूज़ की, और इसने क्या किया? उसने रिप्रेजेंट किया किसको? medieval सोसाइटी को। और इसके अलावा द मेन फोकस ऑफ चौसर सटायर इज ऑन द medieval चर्च एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स, क्लियरली प्रेजेंटेड थ्रू द ecclesiastical करेक्टर्स। अब यह है कि उसका मेन फोकस क्या था? वो था उसका मिडीवल जो चर्च था उसका वही फोकस है, और इक्लीसियास्टिकल करेक्टर्स थे, क्योंकि उस टाइम क्या था जो चर्च था उसमें बहुत ज़्यादा बेईमानी चल रही थी। ये जो सारे पोप वगैरह थे ये सारे क्या थे? ये बहुत ही ज़्यादा बेईमान हो गए थे, तो इस वजह से उसने उनको क्या किया था? उनको फोकस किया था और उनको उन पे ही सटायर किया था।
उसके बाद है कि द टेल्स मोस्टली रिटन इन वर्स ऑल्दो सम आर इन प्रोज, के उसमें से बहुत सी जो स्टोरीज थे द कैंटरबरी टेल्स में, जो बहुत सी स्टोरीज थी वो बहुत वर्ड्स में लिखी गई, लेकिन कुछ थी जो कि प्रोज में थी। उसके बाद के व्हाट लैंग्वेज इज द कैंटरबरी टेल्स रिटन इन, द कैंटरबरी टेल्स इज रिटन इन मिडिल इंग्लिश, के जी मिडिल इंग्लिश में लिखी गई थी। स्पेसिफिकली द टेल्स आर रिटन इन द लैंडर डायलेक्ट विच इज कंसीडर्ड अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मिडिल इंग्लिश। द कैंटरबरी टेल्स की प्लॉट समरी आ गई है। द कैंटरबरी टेल्स बिगिंस विद द जनरल प्रोलॉग, के द कैंटरबरी टेल्स है ये स्टार्ट होती है किससे, जनरल प्रोलॉग से, अ डिटेल इंट्रोडक्शन, जिसमें दिया जाता है अ डिटेल इंट्रोडक्शन और डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ऑफ द पिलग्रिम्स, each of the pilgrim journeying to the Canterbury to catch sight of the shrine to Sir Thomas A Becket, कि इसमें एक डिटेल इंट्रोडक्शन और डिस्क्रिप्शन दी जाती है हर पिलग्रिम की जर्नी के बारे में जो कि जा रहे होते हैं शराइन पे सर थॉमस बेकेट के। उसके बाद है कि द मार्टेड सेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी supposedly buried in the cathedral of Canterbury since 1170, कि ये जो सर ए थॉमस बेकेट हैं इनको क्या हो जाता है, इनका वहाँ पे क्या होता है, एक श्राइन होता है, मज़ार होता है, जिनको 1170 में कत्ल किया गया था। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बता देती हूँ सर थॉमस ए बेकेट का, कि ये कौन थे और इनको किस लिए कत्ल किया गया था। ये जो सर थॉमस ए बेकेट थे, ये सर थॉमस ए बेकेट वाज सन ऑफ अ मर्चेंट, ये एक मर्चेंट के बेटे थे और ये एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। लेकिन ये क्या थे, ये हेनरी सेकंड के एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे, इन दोनों के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तो आपको यहाँ पे क्या हो कि जब हेनरी सेकंड हुकूमत में आया तो क्या किया उसने, उसका ये इरादा था और उसने जो सर थॉमस ए बेकेट उसको कत्ल क्यों किया, उसको कत्ल इसलिए किया क्योंकि हेनरी सेकंड जो है वो गलत काम करवाना चाहता था और जो सर थॉमस ए बेकेट है उसने हेनरी सेकंड के गलत कामों में साथ नहीं दिया। अब 1155 में हेनरी सेकंड ने जो सर थॉमस ए बेकेट है उसको चांसलर बनाया। अब हेनरी सेकंड ये चाहता था कि वो चर्च को भी क्या करे, वो अपने कंट्रोल में ले ले, और इस मकसद के लिए क्या किया उसने बेकेट को पहले प्रीस्ट बनाया, फिर बिशप बनाया, फिर उसके बाद जो है आर्क बिशप बनाया, उसका ओहदा दिया। अब हेनरी जो सेकंड है उसका मकसद क्या था, उसका मकसद ये था, वो ये चाहता था कि चर्च में जो है रिलीजियस जैसे रिलीजियस प्रैक्टिस हो सकते हैं वो सारे के सारे ख़त्म कर दिए जाएँ, वहाँ पे जो फैसले होते हैं वो सारे के सारे क्या कर दिए जाए, वहाँ पे ख़त्म कर दिए जाए। और ये जो कैथेड्रल है या कैंटरबरी है इसको क्या कर दिया जाए, इसको मसल काट दिया जाए, और ये जो सारा का सारा जो कंट्रोल है, जो सारा फैसला है वो सारा किंग के हाथ में आ जाए। तो इस वजह से उसने सर थॉमस बेकेट को मुख्तलिफ ओहदे दिए और आखिर में उसने जो ओहदा दिया वो कौन सा था, वो था आर्क बिशप का। अब उसने क्या कहा कि उसका ये था कि जो सर थॉमस ए बेकेट है वो हेनरी का साथ दे, वो उसके ये जो इरादा है, ये जो मकसद है, पूरा मकसद है उसमें वो उसका साथ दे, लेकिन सर थॉमस बेकेट ने उसका साथ नहीं दिया। तो इस वजह से क्या हुआ कि हेनरी ने उसको जो एग्जाइल कर दिया गया, उसको एग्जाइल कर दिया गया। और जो बेकेट है वो फिर क्या किया, वो फ्रांस में रहा 6 से 7 साल तक वो फ्रांस में रहा। उसके बाद है कि 1170 में फिर इसको दोबारा जो है सर थॉमस बेकेट को इजाज़त दी गई थी कि वो दोबारा इंग्लैंड जो है वो आ जाए। अब जो सर थॉमस ए बेकेट है जब इंग्लैंड आ गया तो यहाँ पे फिर दोबारा जो हेनरी सेकंड है उसने दोबारा से इसको प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि वो क्या करे, वो इसकी बात माने। लेकिन जो सर थॉमस ए बेकेट है उसने फिर दोबारा से जो है इनकी बात मानने से इनकार करते हैं। तो एट द एंड क्या होता है कि 29 जो है दिसंबर 1170 में 4 नाइट्स को हेनरी सेकंड भेजता है वहाँ पे और फिर इसको कत्ल कर दिया जाता है। और वहाँ पे जो नाइट्स आते हैं वो क्या करते हैं कि चूँकि तुमने जो हेनरी सेकंड है या बादशाह उसकी बात नहीं मानी, इस वजह से तुम्हें कत्ल कर दिया जा रहा है। तो इसके कत्ल के बाद क्या होता है कि पूरा जो इंग्लैंड है उसमें इंतशार फैल जाता है। और एट द एंड क्या होता है कि 1174 में जो हेनरी सेकंड है वो फिर क्या होता है कि नंगे पाँव जहाँ पे जो है कैथेड्रल में आता है और अपने गुनाह की जो है वो माफ़ी मांगता है। तो सर थॉमस बेकेट की ओवरऑल ये स्टोरी है जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद आगे जो है चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि द पिलग्रिम्स आर मिक्सचर ऑफ विर्चुअस एंड द विलेनियस कैरेक्टर्स फ्रॉम मिडीवल इंग्लैंड, कि ये सारे जो पिलग्रिम था ये क्या था, एक मिक्सचर था किसका, विर्चुअस एंड विलेनियस कैरेक्टर्स था, यानी कि अच्छे और बुरे कैरेक्टर्स का एक जो है मिक्सचर था।
उसके बाद एक इंक्लूड अ नाइट, इसमें जो आ जाते हैं इंक्लूड अ नाइट, हिज सन, द स्क्वायर, द नर्स, ह्यूमन, द प्राइडस, द सेकंड नन, अ मोग, अ फ्रायर, a merchant, a clerk, a man of law, a franklin, a weaver, a dyer, a carpenter, a tapestry maker, a haberdasher, a cook, a shipman, a physician, a person, a miller, a municipal, a reeve, a summoner, a burden, and the wife of Bath and Chaucer. ये सारे के सारे जो करेक्टर्स हैं, ये सारे के सारे क्या है, मिक्सचर है किसका, मिडीवल इंग्लैंड का। उसके बाद है कि दे ईच ब्रिंग अ स्लाइस ऑफ इंग्लैंड टू द ट्रिप विद देयर स्टोरीज ऑफ ग्लोरी, शिवलरी, क्रिश्चियनिटी, विलेनी और डिस्लॉयल्टी, कुकल्ट्री एंड ऑनर। और जहाँ पे कि ये सारे के सारे जो है पेरेंट्स जो है जी अपने साथ इंग्लैंड का एक हिस्सा लेके आते हैं अपने स्टोरीज के दरमियान जी, अपने स्टोरीज में ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, अब जैसे कि हम देख लेते हैं फॉर एग्जांपल एक बलोची, एक जो है एक पंजाबी या इसके अलावा दूसरे इलाकों से आए लोग जब एक साथ इकट्ठे होते हैं, अगर वो अपनी स्टोरीज़ बयान करेंगे तो वो अपनी जब स्टोरीज़ बयान करेंगे तो ज़ाहिर है अपनी स्टोरीज़ के थ्रू वो क्या करेंगे, वो अपना अपनी जो क्लास है और इसके अलावा जो अपना उनके जो इलाका है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसी तरह जो है ये सारे पिलग्रिम्स थे, ये जहाँ से बिलोंग करते थे और जिस क्लास से ये बिलोंग करते थे वो अपनी स्टोरीज़ के दरमियान उस चीज़ को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो उनके स्टोरीज़ के जो मेन कंपोनेंट्स थे वो कौन से थे, वो थे ग्लोरी था, शिवलरी था, क्रिश्चियनिटी था, विलेनी था, डिसलॉयल्टी था, कुकल्ट्री था और ऑनर था। उसके बाद है कि सम पिलग्रिम्स आर फेथफुल टू क्राइस्ट एंड हिज टीचिंग्स एंड वाइल अदर्स ओपनली डिसओबे द चर्च एंड इट्स लॉ ऑफ फेथफुलनेस, ऑनर एंड मोडेस्टी। अब उनमें से कुछ ऐसे थे पिलग्रिम्स थे जो कि क्या करते, जो कि क्राइस्ट के साथ फेथफुल थे और उसकी टीचिंग्स पे अमल करते थे, जबकि कुछ ऐसे भी थे जो कि ओपनली जो है वो डिसओबे करते थे उनकी सारी टीचिंग्स को। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है द पिलग्रिमेज बिगिंस इन अप्रैल, अ टाइम ऑफ हैप्पीनेस एंड रीबर्थ। कि जो पिलग्रिमेज है वो स्टार्ट होता है, वो अप्रैल में स्टार्ट होता है और ये टाइम क्या है, वो टाइम है हैप्पीनेस का और रीबर्थ का। अब इसको रीबर्थ का क्यों कहते हैं, क्योंकि अब जैसे अप्रैल है उसमें सारी जो है बाहर आती है, जो पुराने पत्ते होते हैं वो झड़ जाती है और नई कोंपले और नए पत्ते निकलते हैं, तो इसी वजह से इसको जो है वो कहा गया है रीबर्थ का, अ टाइम ऑफ हैप्पीनेस एंड रीबर्थ। अब है कि द पिलग्रिम्स होप नॉट ओनली टू ट्रैवल इन दिस ब्लेस्ड टाइम बट टू हैव अ रीबर्थ ऑफ देयर ओन अलोंग द वे। कि जो पिलग्रिम्स थे उनको इनके लिए एक तो ये था, ये एक ब्लेस्ड टाइम था क्योंकि वो सफ़र पे जा रहे थे, ज़ियारत के लिए जा रहे थे, और दूसरा ये था कि वो उनकी जो पर्सनैलिटी थी, उनकी पर्सनैलिटी की रीबर्थ का टाइम था। उसके बाद है कि द पिलग्रिमेज कंसिस्ट ऑफ दीज कैरेक्टर्स जर्नी टू कैंटरबरी एंड बैक, ईच टेलिंग 2 डेज इन ईच डायरेक्शन एज सजेस्टेड बाय द होस्ट। अब जहाँ पे कि डिसाइड किया गया था, जो होस्ट था जिसका नाम था हैरी वैली, उसने टैबर्ट इन में एक जगह थी जहाँ पे पहले उन्होंने स्टे किया था, ये वहाँ पे उन्होंने एक डिसाइड किया था कि वो जाते हुए और वापसी पे दो कहानियाँ हर प्रोग्राम सुनाएगा और टोटल कितनी हो जाएंगी, 4 स्टोरीज हो जाएंगी। तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो क्या करेंगे, वो ये सुनाएंगे। उसके बाद है कि एट द कंक्लूजन ऑफ द डेज द होस्ट विल डिसाइड वो स्टोरी इज़ द बेस्ट, और एट द एंड क्या होगा, जो होस्ट है वो डिसाइड करेगा कि किसकी स्टोरी जो है बेस्ट है। उसके बाद है कि द नाइट इज़ द फर्स्ट टू टेल अ स्टोरी, के सबसे पहले जो स्टोरी सुनाई थी वो किसने सुनाई थी, वो स्टोरी सुनाई थी किसने, नाइट ने। वन मेड अ प्रॉपरली ऑफ ऑनर एंड शिवलरी, की उसकी जो स्टोरी थी वो बेस करती थी किस पे, शुजात पे और ऑनर पे। एंड हिज टेल इज फॉलोड बाय द मिलर्स अपोजिट टेल ऑफ डिसऑनर एंड फ्राइवलिटी, कि इसकी स्टोरी जो थी वो मिलर्स की जो स्टोरी थी उससे बिल्कुल अपोजिट थी। और जो मिलर्स की स्टोरी थी उसमें क्या पाया जाता है, उसमें डिसऑनर और फ्राइवलिटी यानी कि शालोनेस पाई जाती है। उसके बाद है कि चौसर frequently places tales of religion and Christ like worship with tales of unfaithful men and women। अब जो चौसर है उसका क्या था, तरीका था कि अगर उसने एक रिलीजन से रिलेटेड एक स्टोरी बयान की है तो जो सेकंड जो स्टोरी होती थी वो क्या होती थी, वो एक अनफेथफुल मैन और वोमेन की वो बयान करता था। उसके बाद है कि नाइट के बाद जो जिन लोगों ने स्टोरी सुनाई थी वो था द रीव, द कुक
and the men of law tell the next stories while the host interjects his opinions throughout. और इसमें जो है होस्ट पर वो अपने दरमियान में स्टोरीज के दरमियान वो अपना ओपिनियन देता रहता था. उसके बाद है कि there are several rivalries that grow from within the intertext, including the small feuds between the friar and the summoner and between the miller and reeve. अजहर में हमें एक रेवलरी भी देखने को मिलती है किन के दरमियान, और एक लड़ाई भी देखने को मिलती है फ्रायर और समनर के दरमियान और मिलर और रीफ के दरमियान. अब है कि बिटवीन ईच टेल मोस्ट पिलग्रिम्स हैव अ प्रोलॉग इन विच दे टेल अबाउट देमसेल्व्स और अलाउ जोसेफ इलस्ट्रेट द डायनामिक्स ऑफ द ग्रुप्स. कि अब हर जो स्टोरी है उसके दरमियान जो हर पिलग्रिम था उसने अपना एक प्रोलॉग दिया जिसमें उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, और इसके अलावा इन तमाम ने जो है वो एक जोसेफ को अलाउ किया कि वो उनका जो ग्रुप्स था उनके डायनामिक्स को बयान करें और उनको इलस्ट्रेट करें. इसके बाद है कि द फ्रायर एंड द सवरर डेवलप अ माइनर फ्यूड इन विच दे ईच टेल टेल्स ऑफ इल विल टुवर्ड्स द अदर्स प्रोफेशन एंड द पार्टनर ब्रिंग्स हिज ओन इमोरल बिहेवियर इनटू द टेल्स. अब जहाँ पे क्या है कि द फ्रायर एंड द सवरर के दरमियान हमें इस तरह से एक छोटी सी लड़ाई देखने को मिलती है क्योंकि इन्होंने अपनी स्टोरीज के दरमियान एक दूसरे का जो प्रोफेशन है उसको हिट किया, उसको उन्होंने एक दूसरे के प्रोफेशन को यानी कि उन्होंने डिपिक्ट किया. उसके बाद देखिए एंड द पार्टनर, और इसके अलावा हमें जो पार्टनर है उसका इमोरल जो बिहेवियर है वो भी देखने को मिलता है स्टोरीज के दरमियान. उसके बाद है कि द वाइफ ऑफ बाथ इज अ मेमोरेबल कैरेक्टर. द वाइफ ऑफ बाथ क्या है, एक मेमोरेबल कैरेक्टर है एंड इज ऑफन थॉट ऑफ एज a primordial feminist who acts on her own terms instead of those of the men. ये इसलिए मेमोरेबल कैरेक्टर है कि ये एक पहला फेमिनिस्ट कैरेक्टर है जो हमें देखने को मिलता है जिसने जो है आत्मिक बनाए हुए जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उन पे चलने के बजाय उसने अपने लिए खुद अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो उसने उन पे अपनी बनाई हुई टर्म्स एंड कंडीशंस पे चलना उसने ज़्यादा अच्छा समझा. उसके बाद है कि द कैंटरबरी टेल्स आर नॉट फुल्ली कंप्लीटेड फॉर द ओरिजिनल टास्क ऑफ हैविंग ईच पिलग्रिम टेल two tales is never realized, and furthermore 2 of the tales are begun and then sternly cut off before their grand conclusion, such as the Scourge tales and the tale of Sarthopus. अब यहाँ पे है कि जैसा कि कहा गया था कि 4 स्टोरीज जो है हर पिलग्रिम सुनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब जो स्टोरीज थी टोटल कितनी थी 24, और उनमें से कुछ ऐसे स्टोरीज में थी जो कि स्टार्टिंग और बगैर कोई वजह बताए वो अचानक क्या होगी वो ख़त्म हो गई और किसी ग्रैंड कंक्लूजन के. उनमें जो स्टोरीज थे वो किसकी थी, द स्क्वायर टेल थी और इसके अलावा टेल ऑफ सर थॉपिस. उसके बाद है कि सम ऑफ द पिलग्रिम्स नेवर इवन टेल वन स्टोरी सच एज द टेपेस्ट्री मेकर एंड द हैबिटेशन एंड द डेस्टिनेशन ऑफ कैंटरबरी इज नॉट एक्सप्रेसिटली मेंशन्ड इन द पिलग्रिम्स प्रोलॉग्स और चौसर्स रिट्रैक्शन. अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी थे पिलग्रिम्स जिन्होंने बिल्कुल ही कोई स्टोरी नहीं सुनाई. एक टेपेस्ट्री था, टेपेस्ट्री मेकर था, हैबिटेशन था, और ये सारे कैरेक्टर्स थे जिन्होंने स्टोरी नहीं सुनाई. और इसके अलावा ये है कि उन्होंने ये कहा कि जो चौसर है उसने जैसे ज़ायरीन वहाँ पे जो पिलग्रिम थे वहाँ पे जब पहुँचे तो उसकी स्टोरी और उनके वापसी की स्टोरी हमें देखने को या सुनने को नहीं मिलती. उसके बाद है कि चौसर concludes his tales with a reflection asking for mercy and forgiveness from those whom he may have offended along his course of storytelling and pilgrimage. अब जहाँ पे है कि चौसर जो है अपनी जो स्टोरी है उनका अख्ताम वो इस तरह से करता है, एक बयान के साथ करता है, और वो उन लोगों से क्या करता है, वो उन लोगों से माफ़ी और रहम मांगता है कि जिसको उसने अपनी कहानी सुनाई या उस सफ़र के दौरान उसने उन्हें नाराज़ किया हो. उसके बाद है कि he knows to blame his ignorance and lack of education on any wrong behavior on language for he believes that his intentions were all moralistic and honorable. कि अब वो क्या कहता है कि वो कहते हैं कि अगर उसने किसी के साथ बुरा कोई किसी को नाराज़ किया है या किसी के साथ उसने कोई बुरा बिहेवियर किसी को दिखाया है तो ये क्या है, ये उसकी जो है उसकी जहालत है और तालीम की कमी है कि अगर किसी के साथ उसने कोई बुरा रवैया किया है. और इसके अलावा वो क्या कहते हैं कि उसके इरादे या उसकी इंटेंशंस बुरी नहीं थी.
उसके अलावा है कि इन द एंड ही गिव्स ऑल क्रेडिट टू जीसस क्राइस्ट, और इसके अलावा वो तमाम चीज़ पर जो क्रेडिट अब किसको देता है, वो जीसस क्राइस्ट को देता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पेज पे, ग्रुप पे, पिंटरेस्ट पे और इंस्टाग्राम पे। तो अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।